मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये। ऑन है ना एक बार। आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ, अपर नाम मोक्ष शास्त्र, 10 अध्याय 357 सूत्र, जिसमें से हम पहले अध्याय की चर्चा कर रहे थे। पहले अध्याय में किस तत्व की चर्चा है? जीव तत्व की। दूसरे अध्याय में 4 अध्यायों के अंदर जीव तत्व की चर्चा है, जिस 5वें में अजीव की है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने 5 ज्ञानों का स्वरूप शुरू किया था, जिसके अंदर हमने देखा था 9वां सूत्र कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। लेकिन प्रमाण ज्ञान है, ये 10वें सूत्र में पता लगा कि तत्प्रमाणे, और इन्हीं ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। इसीलिए सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, और वो ज्ञान 5 प्रकार का होता है जो 10वें सूत्र में हमने देखा। उसके बाद इसी सूत्र को थोड़ा और खुलासा किया, इसी का 9वें सूत्र का, कि 5 ज्ञानों का स्वरूप बताया। तो उन 5 ज्ञान में से कौन से ज्ञान प्रत्यक्ष हैं और कौन से ज्ञान परोक्ष हैं। तो आदि के लिखा सूत्र आद्यई परोक्षम, तो जो स्टार्टिंग के 2 शब्द हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, तो उसको रखा परोक्ष की श्रेणी में। और 12वां सूत्र लिखा प्रत्यक्षम अन्यत, कि जो बाकी के अन्यत बचे हुए हैं ज्ञान, वो सभी किस श्रेणी के अंदर चले गए? प्रत्यक्ष की श्रेणी में चले गए। फिर हमने इसका अलग से अर्थ भी देखा था कि प्रत्यक्ष में अक्ष का मतलब क्या है और परोक्ष में अक्ष का मतलब क्या है। प्रत्यक्ष में अक्ष का मतलब आत्मा है और परोक्ष में अक्ष का मतलब इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों से होने वाला ज्ञान और आत्मा से होने वाला ज्ञान, इसको हमने प्रत्यक्ष और परोक्ष की श्रेणी में देखा था। उसके बाद हमने अंत में बिल्कुल ये चार्ट देखा था। इसी चार्ट से दोबारा प्रारंभ करते हैं और उसके बाद अगला विषय प्रारंभ करेंगे। ऊपर लिखा है प्रमाण। ये प्रमाण हमने कहाँ पढ़ा था? तत्प्रमाणे। सबसे पहले हमने पढ़ा, अरे इसी तत्वार्थ सूत्र में कहाँ पढ़ा था? प्रमाण नेर अधिगमः। तो ये उसी प्रमाण की बात कर रहे हैं, और जो अभी इससे पहले तत्प्रमाणे सूत्र दिया उसकी भी यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि प्रमाण 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण। कई दुनिया में दर्शन मिलेंगे जो मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, जो आंखों से दिखाई दे रहा है वही सत्य है, बाकी सब असत्य है, झूठ है, फरेब है। लेकिन परोक्ष क्या है? परोक्ष को भी प्रमाण की श्रेणी में रख रहे हैं कि जो हमें आत्मा से दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो है, इसको भी हम क्या कहेंगे? परोक्ष कहेंगे, और ये भी प्रमाण ज्ञान है। इसका मतलब जो हम कहते हैं कि ये चीज़ मैंने अपनी खुद की आंखों से देखी थी, ये तो झूठ नहीं हो सकती, वो प्रत्यक्ष नहीं, वो वास्तव में परोक्ष है। जिसको हम ये कह देते हैं कि ये तो मैंने अपनी आंखों से देखी थी, हम उसको कहते हैं कि भैया मैंने अपनी प्रत्यक्ष गवाह है ये, लेकिन वो प्रत्यक्ष गवाह भी वास्तव में परोक्ष की श्रेणी के अंदर जाता है। क्योंकि जो ये प्रत्यक्ष है ना, यहाँ पे 2 प्रकार के भेद बताए गए हैं, एक विकल और एक सकल। विकल के 2 भेद बताए गए ज्ञान की अपेक्षा से, एक अवधि ज्ञान और एक मनःपर्य ज्ञान, और सकल का एक भेद बताया गया केवल ज्ञान। परीक्षा मुख न्याय दीपिका के अंदर ही प्रत्यक्ष के 2 और भेद किए गए, जिसको एक को कहा जाता है पारमार्थिक प्रत्यक्ष। क्या कहा जाता है? पारमार्थिक प्रत्यक्ष। और एक को कहा जाता है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। क्या कहा जाता है? पहला बताया पारमार्थिक प्रत्यक्ष
और दूसरा बताया साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। देखा जाए तो साम पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो वो है जो प्रत्यक्ष, जो असली में प्रत्यक्ष है, जो डायरेक्ट आत्मा से जिसका ज्ञान हो रहा है। लेकिन एक और प्रत्यक्ष कहा साम व्यवहारिक, शब्दों से समझ में आएगा। साम व्यवहारिक अर्थात सम्यक प्रकार से लोक व्यवहार चलाने के लिए जिसको प्रत्यक्ष की श्रेणी दी जा रही है, लेकिन है वो वास्तव में परोक्ष, जिसको इंद्रियों से जाना गया है। देखा जाए जिसको इंद्रियों से जाना जा रहा है वो हम परोक्ष में रख रहे हैं, लेकिन उधर प्रत्यक्ष में क्यों रखा? ये साम व्यवहारिक है, व्यवहार चलाने के लिए। भैया मैंने खुद के कानों से सुना था ये बात, प्रत्यक्ष गवाह हूं मैं इस चीज का। तो जब ऐसे वचनों का प्रयोग किया जाएगा तो वास्तव में तो परोक्ष है, क्योंकि इंद्रियों से ग्रहण किया जा रहा है, और जो जो इंद्रियों से ग्रहण किया जा रहा है वो परोक्ष की श्रेणी में है। लेकिन साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष मात्र लोक व्यवहार चलाने के लिए उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है, वास्तव में वो होता परोक्ष ही है। यहाँ पे दो तरीके से भेद किए गए, विकल और सकल। विकल के अंदर अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान, इनमें बस इतना ही भेद विकल में इसलिए रखा इनको क्योंकि इनका विषय अगाध तीन लोक अलोक नहीं है, इसका विषय कुछ ना कुछ सीमित है। आपने बालबोध वितरक विज्ञान में ये सारी पाठमालाएं पाठ पढ़े होंगे कि अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान के आगे एक शब्द कॉमन लगता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित। बस इसी की वजह से विकल की श्रेणी में है, अन्यथा वो प्रत्यक्ष ही होते हैं। अब उनका विषय कम हो गया, इसकी वजह से हमने उसको विकल में रखा, और जिनका विषय संपूर्ण लोक अलोक है उसको हमने किस में रखा? सकल में रखा, मतलब संपूर्ण, तो उसको केवल ज्ञान की श्रेणी में रखा। परोक्ष में दो चीजें आ गई, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। इतनी बात हमें समझनी चाहिए। बढ़े आगे। क्या जी? एक देश प्रत्यक्ष, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान, मतलब प्रत्यक्ष तो है लेकिन वो प्रत्यक्ष द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित है। कुछ ही जान सकते हैं, पूरा नहीं जान सकते। अवधि ज्ञान के भी आप भेद पढ़ना चाहें तो बहुत सारे अवधि ज्ञान के भेद भी बन जाते हैं कि एक जघन्य अवधि ज्ञान मान लीजिए, अपनी भाषा में मध्यम, उत्कृष्ट, इसका मतलब कि देश अवधि, सकल अवधि, परम अवधि, जो शास्त्रीय शब्दों के अंदर हम कह सकते हैं। फिर मनःपर्य ज्ञान है और केवल ज्ञान है। अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टियों को भी हो सकता है। क्या कहा? हमने एक विषय पढ़ा था पहले, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। तो निर्देश तो हो गया, निर्देश के बस स्वामी कौन है? तो अवधि ज्ञान का। मिथ्या दृष्टि भी, सम्यक दृष्टि तो हो ही सकता है लेकिन अवधि ज्ञान का ही, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, लेकिन मनःपर्य ज्ञान का स्वामी नियम से सम्यक दृष्टि ही होगा। छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज ही होंगे, ऐसा हमें समझना चाहिए। अब इनके क्रम का कारण कि हमने पहले मति ज्ञान दिया, मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान के बाद अवधि, ऐसा क्रम क्यों दिया गया? आगे पीछे भी रख सकते थे तो दिया। मति ज्ञान का विषय सबसे अल्प है, इसीलिए इसके बाद पहले रखा है, इससे पहले, सबसे पहले रखा है। फिर मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, क्योंकि प्रोसेस है ज्ञान का। ऐसा नहीं हो सकता कि हम मति ज्ञान को स्किप कर दें और डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएं? श्रुत ज्ञान पे पहुँच जाएं। बिना अल्फ़ाबेट बनाए शब्द नहीं बनाए जा सकते, तो पहले हमें शब्द बनाने, अल्फ़ाबेट सीखने पड़ेंगे, उससे शब्द बनाएंगे, शब्द से सेंटेंस बनाएंगे, सबका एक प्रोसेस है। ऐसे ही मति ज्ञान के बाद ही श्रुत ज्ञान होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, हर श्रुत ज्ञान का मति ज्ञान तो होगा ही होगा, लेकिन हर मति ज्ञान का श्रुत ज्ञान हो ही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या कहा? हर श्रुत ज्ञान का मति ज्ञान तो होगा ही होगा, लेकिन हर मति ज्ञान का श्रुत ज्ञान हो ऐसा जरूरी नहीं है। सीधी सी बात है, विषयों को जानने की जिज्ञासा होगी तो ही वो विषय अगले स्टेप पे बढ़ेगा कि इसको और जानूं, इसको और जानूं। जब और जानने की जिज्ञासा होगी, उस विषय को और डीप में जाएंगे, तभी श्रुत ज्ञान का वो विषय बन पाएगा। समझ में आ पा रहा है? बहुत सामान्य भाषा में चीज। हाँ, मति ज्ञान, अकेले मति ज्ञान हो सकता है वो श्रुत ज्ञान में कन्वर्ट ही ना हो। हमें जानने, हम आज दिन में 100 पदार्थ देखते हैं, 100 पदार्थों पे हमारी बुद्धि रहती है क्या? नहीं, लेकिन वो कुछ 100 लोगों के बीच में एक व्यक्ति याद रह जाता है। वो एक व्यक्ति याद क्यों रह गया? क्योंकि हमने उसको जानने में विशेष बुद्धि लगाई थी, इसके बारे में थोड़ा और जाने। बाकी सब तो हम टीवी पे 100 लोग एक साथ नाच रहे हैं, उनमें से एक ही को याद रख पाते हैं, बराबर उसके जस्ट बराबर में कौन नाच रहा था ना,
हम वो नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम उसका विशेष जानने की हमारी जिज्ञासा ही नहीं है। विशेष जानने की जिज्ञासा होती तो हमारा ज्ञान वहां पे भी प्रवृत्त होता, लेकिन रुक क्यों गया? क्यों रुक गया? क्यों रुक गया? क्योंकि हमारी जिज्ञासा नहीं थी। तो हर मति ज्ञान का शुद्ध ज्ञान हो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन हर शुद्ध ज्ञान का मति ज्ञान तो नियम से होगा ही होगा, ऐसा समझना चाहिए। फिर आगे लिखा, मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, इसीलिए मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान को रखा गया है। फिर अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान में विशुद्धि और विषय क्रम से अधिक अधिक हैं, इसकी वजह से अवधि ज्ञान पहले, फिर मनःपर्यय ज्ञान और फिर केवल ज्ञान, इसको इस क्रम में रखा गया है। तो याद रहेगा सभी को, सबसे पहला ज्ञान कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा केवल ज्ञान। तो ये 5 ज्ञान हैं जिसकी चर्चा आगे के सूत्रों में और आएगी। सबसे पहला है मति ज्ञान। क्या है? मति ज्ञान। शब्दों से कई बार ऐसा लगता है मति, ये हमारी मति है, बुद्धि। भैया तुम्हारी मति कहाँ मर गई थी, मतलब तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई थी, ऐसा शब्दों में प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये वो मति वो वाला मति नहीं है। मति मतलब बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धि तो सब जीवों के अंदर हो सकती है। वो अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, उनके पास भी वो बुद्धि तो है ही। लेकिन मति का मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मति ज्ञान से देखो क्या लिखा, इंद्रिय और मन की सहायता द्वारा मूर्त और अमूर्त पदार्थों को जानना। इंद्रिय और मन की सहायता द्वारा मूर्त और अमूर्त पदार्थों को जानना। आप ये विषय से कुछ ना कुछ परिचित होंगे, मति ज्ञान कैसे काम करता है कि इंद्रियों की सहायता से विषयों को जाना जाता है। मूर्त पदार्थ वो होते हैं, कौन से होते हैं मूर्त पदार्थ की परिभाषा बताएगा मूर्त पदार्थ की? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसे मूर्त पदार्थ, या ऐसा कह सकते हैं कि जो हमें आंखों से दिखाई दे वो मूर्त पदार्थ हैं, ऐसा कह सकते हैं। इधर इधर मुझे बताइए बस, क्या? नहीं, दूसरी परिभाषा नहीं। मैं यही चेक कर रहा था कि दूसरी परिभाषा में हामी भरेंगे नहीं भरेंगे। अक्सर लोग यही कह देते हैं कि जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब कुछ मूर्त पदार्थ की श्रेणी में है, लेकिन नहीं। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसे मूर्त। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि कई सूक्ष्म चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होता है और वो मूर्त पदार्थ होती हैं। इसकी वजह से लक्षण यही है, क्योंकि लक्षण लक्ष्य हम कभी आगे जाकर पढ़ेंगे, आपने पहले पढ़ा होगा। तो स्पर्श, रस, गंध वालों को मूर्त पदार्थ कहते हैं, और जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाई जाती। 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य मूर्त हैं और कितने द्रव्य अमूर्त हैं? जिसको पता हो वो हाथ खड़ा करे। 6 द्रव्यों में से कितने पदार्थ, कितने द्रव्य मूर्त हैं और कितने द्रव्य अमूर्त हैं? जिसको पता हो हाथ खड़ा करे। 6 द्रव्यों के नाम किस किस को पता है? पुरुष वर्ग में किसी को नहीं पता। पीछे से एक हाथ खड़ा हुआ, आपको पता है 6 द्रव्यों के नाम? पता है आपको? चलिए, आप में से आगे 4 में किसको पता है 6 द्रव्यों के नाम? 1, 2, 3। अरे खड़ा कर दो ना हाथ, क्या दिक्कत है? अरे आपको याद है, मुझे पता है। चलो, इधर से किस किस को याद है 6 द्रव्यों के नाम? इसमें तो सबकी हाँ होनी चाहिए, सबकी हाँ है। चलो, मतलब 6 द्रव्यों के नाम सभी को पता, सब एक साथ बोलते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। अब इसमें से कौन से मूर्त पदार्थ हैं और कौन से अमूर्त पदार्थ हैं? मूर्त मतलब जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए। क्या? जीव ही होगा। बहुत सुंदर उत्तर दिया कि जीव ही होगा। अरे ये क्या होता है? उत्तर थोड़ी पूछा ऐसे। अरे अरे वापसी, धीरे धीरे धीरे। ऐसे हो सकता है? बताइए, कौन बताएगा? आगे से, पीछे से, आप बताइए। पुद्गल, कि पुद्गल को किस श्रेणी में रखा? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाले में रखा। अच्छा, काल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं है।
धर्म अधर्म में नहीं है, जीव में नहीं है। इसका मतलब पुद्गल में ही है स्पर्श रस गंध वर्ण, बाकी जीव धर्म अधर्म आकाश और काल सब किस में चले गए? अमूर्त में चले गए। तो 5 द्रव्य अमूर्त हो गए और 1 द्रव्य मूर्त पदार्थ हो गया। लेकिन आप परिभाषा बहुत ध्यान से देखिए, इंद्रिय और मन की सहायता से मूर्त और अमूर्त पदार्थों को जानना। इंद्रियों से जो भी पदार्थ देखे जाते हैं वो सब मूर्त होते हैं। इंद्रियों से जो भी पदार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं सब में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। और बड़ी बात, मन का जितना विषय है वो सब विकल्पात्मक है और विकल्पात्मक विषय सबका सब मूर्त होता है। मन का जितने विचार प्रोसेस हमारे हैं वो सब क्या है? विकल्पात्मक हैं। एक निर्विकल्प होता है, एक विकल्पात्मक होता है। विकल्प मतलब हमारे विचार, थॉट प्रोसेस। तो थॉट प्रोसेस भी कैसा है? मूर्त है। क्योंकि जो मन है, मन के द्वारा जो ग्रहण किया जा रहा है, इसका मतलब कई लोग आपको मिलेंगे, भैया मैं तो अपनी आत्मा के बारे में बड़ा विचार करता हूँ। आत्मा कैसी है? आत्मा अरूपी है, आत्मा अरस है, आत्मा अगंध है, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है। मैं बोलता नहीं हूँ, मैं मन में इस चीज़ों का विचार करता हूँ। तो ये विचार करना क्या आत्मा का ध्यान करना है? नहीं नहीं। तो ये सब कुछ विषय विकल्पात्मक है और जितने विकल्पात्मक विषय हैं वो सब के सब मूर्त की श्रेणी में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं मति ज्ञान के अंदर कि इंद्रिय और मन के द्वारा मूर्त और अमूर्त पदार्थों को जानना। अब ये अमूर्त पदार्थ हम कैसे जान रहे हैं? अच्छा, कितने द्रव्य अमूर्त होते हैं? कौन कौन से? जीव धर्म अधर्म आकाश काल। तो आपने जाना या नहीं जाना? जाना। बस ये इस हिसाब से समझना कि हमने इनको चाहे विकल्पात्मक हैं ये भी जो हमने जाना, लेकिन इनका स्वरूप हमने समझ लिया कि ये कैसे होते हैं? अमूर्त होते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिख दिया कि इंद्रिय और मन के द्वारा जिस विषय को ग्रहण किया जा रहा है वो मूर्त और अमूर्त है। लेकिन जो पदार्थ ग्रहण किया जा रहा है इंद्रिय और मन से वो पूरा का पूरा मूर्त ही होता है। ठीक है? किसमें मूर्त है? हाँ उनमें है। अब आप पूछोगे कैसे हैं? वो यही चीज़ है जो हमने कहा ना, जो चीज़ें हमें आंखों से दिखाई नहीं देती लेकिन उनमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। आप कई बार देखोगे ना, लोगों से पूछोगे, जितने भी हमारे मेंटल ट्रेनिंग देते हैं ना, वो लोगों के काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग में लोगों के मेंटल ब्लॉक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मेंटल ब्लॉक्स। लोग जाते हैं 4-4 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये अपनी 1-1 घंटे की काउंसलिंग के लिए खर्च करते हैं कि हमारे मेंटल ब्लॉक्स हैं कि हम इसकी वजह से कभी कुछ काम ही नहीं कर पाते, हमेशा हमेशा यही विचार आता रहता है। तो जो विचार अगर निर्विकल्पात्मक होता, उसमें कोई स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता, वो कुछ पदार्थ ही नहीं है, तो आर पार चीज़ें हो जानी चाहिए। लेकिन वो आर पार क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि एक ब्लॉकेज है। और जो वो ब्लॉकेज है वो कैसा है? वो मूर्त पदार्थ की श्रेणी में जाता है, आएगा। इसका मतलब अगर हम आत्मा के बारे में भी आज कुछ जानते हैं तो आत्मा जो है वो तो अपने में अमूर्त है, लेकिन आत्मा का जितना ज्ञान आज हमें है वो सब मूर्त है। विचार समझ में आया? आत्मा अपने में तो अमूर्त है, धर्म अधर्म आकाश काल अपने में तो अमूर्त है, लेकिन जो हम इनका ज्ञान है वो कैसा है? मूर्त है। जैसे कि मैं पूछता हूं धर्म द्रव्य का लक्षण क्या है? गति हेतुत्व। एक शब्द है बस। आप जैसे सब ज्ञानी प्रबुद्ध श्रोताओं से एक वर्ड उम्मीद है, वो है गति हेतुत्व। मैं समझ जाऊंगा, आप लोगों को पता है। तो गति हेतुत्व ये धर्म द्रव्य का। अब ये धर्म द्रव्य अपने में अमूर्त है, लेकिन इस विषय को मैंने बोला गति हेतुत्व, शब्द दे दिए मैंने इसको, शब्द दिए। अब शब्द दिए तो शब्द कहाँ से निकले? मन से निकले। तो जो शब्द मन से निकले हैं, जो शब्द मेरी वाणी से निकले हैं, चाहे उसका विषय अपने में अमूर्त है, उसका विषय अपने में अमूर्त है, लेकिन हमारे माध्यम से, हमारे वचनों के माध्यम से, हमारे मन के थॉट प्रोसेस के माध्यम से वो कैसे हो गए? मूर्त हो गए। तो इसलिए लिख दिया कि मति ज्ञान क्या है?
इंद्रिय और मन की सहायता द्वारा मूर्त और अमूर्त पदार्थों को जानना, ये किसका काम है? मति ज्ञान का काम है। एग्जाम्पल, हाथ से रुमाल छूना। क्या? हाथ से रुमाल छूना। रसना से आम चखना। नाक से खुशबू सूंघना। एग्जाम्पल दिया, आम सुगंधित है। आंखों से रंग देखना, आम पीला है। कान से संगीत सुनना, ये सब किसके उदाहरण है? मति ज्ञान के उदाहरण हैं। लेकिन पॉइंट फिर से मैं थोड़ा बदलता हूँ। जितने यहाँ पे विषय दिए गए हैं ना, ये जितना खुलासा किया गया है, ये भी कहीं ना कहीं शुद्ध ज्ञान है। क्योंकि एग्जाम्पल मति ज्ञान के कैसे दिए जाएं, क्योंकि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का अगर विषय भेद देखा जाए तो मति ज्ञान सामान्य को ग्रहण कर रहा है और शुद्ध ज्ञान उसका विशेष ग्रहण कर रहा है। और इतना कुछ विशेष बता दिया कि भैया हमें आम भी दिख गया, आम सुगंधित है ये भी पता लग गया, तो मतलब हमने कुछ विशेष जान लिया। इसीलिए मति ज्ञान का कोई अलग से उदाहरण नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसको समझने समझाने के लिए उदाहरण दिया। इसी को शुद्ध ज्ञान पे लगाऊंगा तो मति ज्ञान से द्वारा जो विशेष नया पदार्थ जाना जा रहा है, आम सुगंधित है। अब जिज्ञासा होगी कि भैया कौन सा वाला सुगंधित है? अब कौन सा चल रहा है? अब चल रहा है गए आम? आ रहे हैं घर में आम? हमारे तो आ नहीं रहे। आपके आ रहे हैं? आ रहे हैं, सबके घर में आ रहे हैं। अरे बस ये बात कर रहे हैं कि मेरे घर भेज देना कुछ थोड़े, तो ठीक है, ये चर्चा कर रहे तो ठीक है, नहीं तो बाकी चर्चा मत करो। मतलब आम आ रहे हैं। अब वो कौन आम सुगंधित है ये तो पता लग गया, लेकिन कौन सा आम सुगंधित है ये विशेष जानना, तो ये शुद्ध ज्ञान का। ये इसलिए ये जो उदाहरण दिए गए हैं ये उदाहरण एक देश हैं। अब हाथ से रुमाल छूना, कपड़े की आपकी दुकान पे बहुत लोग बस हाथ से छू के कौन सा कपड़ा है कैसे पता लगेगा? नहीं, छू के तो पता लग गया, अब कैसे और पता लगेगा? थोड़ा और अच्छी तरह देखेगा वो बारीक है या नहीं है। आप कुछ बताएंगे, वो कहेगा नहीं कुछ और बताओ, ये थोड़ा और पतला होना चाहिए, और महीन होगा तो बढ़िया होगा, और बढ़िया कॉटन में दिखाओ। वो जितना विशेष क्वेश्चन आपसे पूछता जा रहा है ना, जितने वो विशेष चर्चा नहीं जितने वो विशेष क्वेश्चन पूछ रहा है वो शुद्ध ज्ञान में जाता जा रहा है। मति ज्ञान क्या कर रहा है? मति ज्ञान सामान्य है, उनको पता लग गया भैया ये कपड़े की दुकान है, बस। अब कपड़े की दुकान में क्या विशेषता होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या वैरायटी होगी, जानने की जिज्ञासा जो है ये शुद्ध ज्ञान का काम है। शुद्ध ज्ञान का काम मतलब सीधी बात है, सामान्य को ग्रहण करना मति ज्ञान है और विशेष को ग्रहण करना जरूरी। तो यही ना, मैंने जाना कि कपड़े की दुकान है, लेकिन मेरा तुरंत बराबर में खाने की दुकान थी, मेरा ध्यान वहां चला गया, मुझे विशेष जानने का मन ही नहीं हुआ। मुझे उन्होंने दो तरीके के कपड़े दिखाए, एक कॉटन, बता तो रहा हूँ सुनो तो। मति ज्ञान से मैंने कॉटन भी देखा, लिनन भी देखा। अब कॉटन लिनन देख के मेरी विशेष रुचि लिनन की हो गई, तो मैं लिनन की विशेषताओं में चला गया, कॉटन साइड रह गया। अब कॉटन साइड रह गया मतलब वो सामान्य ग्रहण तो हुआ, लेकिन सामान्य ग्रहण करके मैंने छोड़ दिया, मुझे उसको विशेष जानने की उसकी रुचि ही नहीं हुई, तो शुद्ध ज्ञान में प्रवृत्त नहीं हुआ। मैं फिर से आपको यही कह रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं उदाहरण सारे एक देश होते हैं। अब मैंने इसको ही दूसरे एग्जाम्पल पे, आपने जो एग्जाम्पल दिया, कपड़ा देखा और कपड़े देख के छोड़ दिया, लेकिन विशेष देखा ये कॉटन है, तो ये शुद्ध ज्ञान हो गया। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, इसलिए मति ज्ञान के कोई अलग से उदाहरण नहीं दिए जा सकते, क्योंकि मति ज्ञान वो विषय है जो हमारी पकड़ में नहीं आता कि हमें हो गया। वापसी मति ज्ञान का विषय वो है जो हमारी पकड़ में नहीं आता। इसलिए अब क्या करें, हमारे आचार्यों की अनंत कृपा है हम पर कि वो उन्होंने मति ज्ञान को समझाने के लिए कुछ उदाहरण दृष्टांत दिए, लेकिन वो सबके सब एक देश हैं, उदाहरण एक देश होते हैं, उसको पूरे पे घटित करके देखें ऐसी बात नहीं है। तो हाथ से रुमाल छूना, रसना से आम चखना, नाक से खुशबू सूंघना, आप भी कुछ दे सकते हैं। जो भी उदाहरण देंगे उस पर फिर विशेष लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा? शुद्ध ज्ञान। तो मति ज्ञान क्लियर हो गया। इंद्रिय और मन की सहायता से मूर्त और अमूर्त पदार्थों को जानना, इसका नाम क्या है?
मति ज्ञान है। लेकिन आप सभी ने वीतराग विज्ञान भी पढ़ रखी है। आपने वीतराग विज्ञान में मति ज्ञान की 2 परिभाषाएं पढ़ी होंगी। किस किस ने पढ़ी हैं 2 परिभाषाएं? एक ने, बाकी? अरे वापसी, सबको ना थोड़ा बहुत 1 आर्म डिस्टेंस पे बिठाना चाहिए। माइक है हमारे पास, सबके पास आवाज़ पहुंचेगी, कोई चर्चा नहीं करेगा। पुरुष वर्ग सबसे अच्छा है, चाहे वो बुरा भी है, वो उत्तर नहीं देता कोई, लेकिन अच्छा इस बात में है कि वो बात नहीं करते हैं। उदाहरण देने के काम आ गया ना कि अच्छा है, बात नहीं करते। क्या कह रहा था? वीतराग विज्ञान के अंदर मति ज्ञान की 2 परिभाषाएं दी गई हैं। पहले तो यही दी गई है, इंद्रिय और मन की सहायता से, इंद्रिय मन के निमित्त से विषयों को जानना। दूसरी परिभाषा क्या दी गई है, किसी को याद है? नहीं याद? हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, वीतराग विज्ञान बेसिक था हमारा। अरे अच्छा, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ी है, तो उसमें भी तो होगा, उसमें भी था। अपने ही मन से कुछ भी, हाँ तुक्का बैठ गया तो ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके अंदर परिभाषा थी, स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। क्या? स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। मैं कह रहा हूं इसलिए मत देखना, कल घर जाकर वीतराग विज्ञान लेना, उसके अंदर परिभाषा देखना 5 ज्ञान संबंधित। क्या फिर से बोल रहा हूं? स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम एक चार्ट देखकर आए थे जहां पे हमने परोक्ष ज्ञान को प्रमाण की श्रेणी में रखा था, और वो प्रमाण कैसा था? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। बहुत ध्यान से, हम मति ज्ञान देख रहे हैं। मति ज्ञान परोक्ष का भेद है, और परोक्ष किसका भेद है? प्रमाण का भेद है। और वो प्रमाण कैसा है? सम्यक ज्ञान वाला प्रमाण है। अब सम्यक ज्ञान वाले प्रमाण में अगर इंद्रिय और मन से पदार्थों को जान रहे हैं तो हम उनको तो सच्चा नहीं कह सकते। ये इंद्रिय और मन से जो चीजें जानी जाती हैं वो तो भैया लोक व्यवहार चलाने के लिए हैं। हम मति ज्ञान को जो परोक्ष की श्रेणी में जिसको प्रमाण कह रहे हैं वो वाला है स्वसन्मुखता से निज आत्मा के, मतलब स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को। इसका मतलब उस मति ज्ञान के अंदर इंद्रियों और मन की सहायता नहीं है। स्वसन्मुखता से, उसमें एक शब्द ये भी है कि पर की सहायता की अपेक्षा के बिना स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को। तो पर की अपेक्षा जो हटाई तो वहां पे इंद्रिय और मन को हटा दिया, और किसको लिया? बस निज आत्मा से होने वाले ज्ञान को। तो ये मति ज्ञान की दूसरी परिभाषा। आप जाके देखेंगे वीतराग विज्ञान। क्या? बहुत सुंदर। जब उसमें इंद्रिय और मन की आवश्यकता ही नहीं है तो उसे हमने उसे परोक्ष ज्ञान क्यों कहा? आज जो हमें मति ज्ञान हो रहा है उसमें पहले हमने इंद्रिय और मन से ही आत्मा को जाना है। आत्मा को हमने अभी कैसे जाना है? इंद्रिय और मन की सहायता से ही जाना है। 5 लब्धियों में देशना लब्धि है, तो देशना कभी ना कभी सुनी होगी। तो देशना किससे सुनी होगी? मतलब कुछ सोर्स होगा ना, वो 5 इंद्रियों के माध्यम से हमने भगवान को देखा होगा, कभी ना कभी भगवान की वाणी सुनी होगी। इसका मतलब इंद्रियों की सहायता से वो हमने चीज़ों को ग्रहण किया। लेकिन अब अगला स्टेप क्या? मात्र इंद्रियों से ग्रहण करके छोड़ देंगे तो काम नहीं होगा। अब वो इंद्रियों से जो आत्मा का विषय समझ में आ गया है, अब इंद्रियों को हटाकर वो बस विषय को ग्रहण करना, तो उसके लिए स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान की आवश्यकता है। इसका मतलब प्रोसेस है। कोई डायरेक्ट मति ज्ञान वाला ये नहीं कह सकता कि मैं बिना इंद्रिय और मन की सहायता के आत्मा की बात समझ लूंगा। मति ज्ञान वाला हो सकता है ऐसा? कोई ऐसा मति ज्ञान वाला ये कहे कि मैं बिना इंद्रिय और मन के आत्मा का ज्ञान कर सकता हूं? तो फिर वाली परिभाषा गलत हो जाएगी। कौन सी वाली परिभाषा गलत हो जाएगी? अरे उसी का तो पहला स्टेप है ना, इंद्रिय और मन। इंद्रिय और मन से जिस विषय को जान लिया विषय, अब इंद्रिय और विषय को, तो इंद्रिय और मन को हटा दो, विषय पकड़े रहो, तो वो स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा का ज्ञान हो गया। आज जिस चीज का हम सबको गुलाब जामुन का टेस्ट पता है कैसा होता है?
मीठा होता है। और कैसा होता है? मुंह में रखो एकदम घुल जाता है। गुलाब जामुन तो वही है ना भैया, जो मुंह में रखे घुल जाए तो उसका आनंद है। वो घुले नहीं, टेढ़ा हो तो मज़ा थोड़ी आएगा। अब आपने एक बार देख लिया ना उसका कि गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा होता है, अब आपको बार बार उसका टेस्ट लेने के लिए गुलाब जामुन सामने होना ज़रूरी नहीं है, बार बार उसका मुंह में जाना ज़रूरी नहीं है। एक बार आपने इंद्रिय और मन, अब बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, इंद्रिय और मन वो सामने रखा रसगुल्ला था या क्या बोला था, गुलाब जामुन था। अब बार बार उसका सामने होना ज़रूरी नहीं है, अब उसका रस हमारे दिमाग में है, वो कैसा होता है। ऐसे ही हमने इंद्रिय और मन से आत्मा को एक बार देख लिया कि भैया आत्मा कैसी होती है, एक एक विशेषण बताओ। आत्मा अरूपी होती है, आत्मा ज्ञान वाली होती है, आत्मा दर्शन वाली होती है। अब जिस सोर्स के थ्रू जाना था उस सोर्स को हटा दिया, अब जिस गुलाब जामुन से गुलाब जामुन का टेस्ट लिया था वो हटा दिया और टेस्ट रह गया, टेस्ट रह गया। अब वो कैसा टेस्ट है, मैंने अभी आपको कहा ना गुलाब जामुन, तो बोलो टेस्ट आया नहीं आया। मैं रात्रि भोजन का दोष नहीं लगवा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल कि टेस्ट आएगा या नहीं आएगा, उसका एकदम टेस्ट आएगा। मैं कुछ भी XYZ कह दूं तो उसका टेस्ट एकदम हमारे दिमाग में घूम जाएगा। तो कैसे रहा कि हमने वो जिस जरिए से ग्रहण किया था वो जरिया साइड कर दिया और उस विषय को याद रखा। समझ में आया? तो हमने किसी भी इसलिए मैंने इस परिभाषा को दूसरे नंबर पे रखा, स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले, इसको पहले नहीं रखा, क्योंकि किसी भी जीव को सम्यक दर्शन होगा, ससन्मुखता से प्रकट होने वाला निज आत्मा का ज्ञान होगा, उसने कभी ना कभी देशना सुनी होगी और देशना सुनने के लिए इंद्रियों की सहायता ली होगी। इसकी वजह से इंद्रियों की सहायता से विषय को ग्रहण किया और इंद्रियों को फिर बाय बाय कर दिया, अब उनकी जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? इसी को रहस्यपूर्ण चिट्ठी में विकल्प से निर्विकल्पात्मक ऐसे बताया जाता है। क्लियर? विषय आगे बढ़ाएं। तो ये तो हो गया मति ज्ञान। अब श्रुत ज्ञान की बारी कि श्रुत ज्ञान क्या है। शब्दों से देखा जाए तो श्रुत मतलब सुनना, लेकिन ये वो श्रुत ज्ञान वो वाला श्रुत नहीं है। इसके अंदर श्रुत का मतलब है मात्र सुनना वाला श्रुत नहीं है। ये क्या है देखो, मति ज्ञान के द्वारा निश्चित किए गए पदार्थ का अवलंबन करके, पॉइंट नंबर 1, इस पे पहले आगे मत पढ़ो। पहला विचार क्या है? मति ज्ञान के द्वारा निश्चित किए गए पदार्थ का अवलंबन करके, हम कपड़े की दुकान पे गए, 100 चीज़ें हमें आपने दिखाई और 100 चीज़ों में से हमने एक पे हाथ रखा, तो क्या किया हमने? मति ज्ञान के द्वारा निश्चित किए गए, मति ज्ञान से 100 चीज़ें देखी और 100 चीज़ों में से हमने एक पे हाथ रखा, उसको निश्चित किया। अब उस पदार्थ का अवलंबन करके, क्या? उस पदार्थ से संबंधित, उस पदार्थ से मतलब जो भी हमने कपड़ा लिलेन का हमने फाइनल किया, अन्य किसी पदार्थ को जो जानता है। अब बहुत ध्यान से, अन्य किसी पदार्थ के 2 अर्थ हो सकते हैं। अन्य का एक अर्थ हो गया विशेष, अन्य का एक अर्थ हो गया विशेष। एक सामान्य था और एक विशेष था। वस्तु वही है लेकिन वो विशेष होते ही वस्तु अन्य हो जाती है। क्या? वस्तु सामान्य है और विशेष है। सामान्य वस्तु ये क्या है? ये रिमोट, ये सामान्य है। और ये किस चीज का रिमोट है? अरे नहीं, तो प्रोजेक्टर का है, सॉरी, ये प्रोजेक्टर का रिमोट है। किसका रिमोट है? ये प्रोजेक्टर का रिमोट है। अब ये रिमोट है, ये अलग वस्तु हो गई, और ये प्रोजेक्टर का रिमोट है, ये अलग वस्तु हो गई। तो अलग हो गई, वस्तु वही है लेकिन अलग वस्तु को यहाँ पे अन्य शब्द से इंगित किया गया कि अन्य किसी पदार्थ को जो जानता है। अन्य, समझ में आया विशेष? हाँ जी कि ना जी? अब इसके अलग चीज बताता हूं। इसको जान लिया हमने, ये क्या है? रिमोट। इसको देख के, इसका ज्ञान करके मुझे मोबाइल याद आ रहा है, मुझे मोबाइल का ज्ञान हो रहा है। अरे ऐसा तो मोबाइल भी होता है। अन्य किसी पदार्थ के बारे में विशेष जानना। चक्कू क्या क्या काम है? क्या काम है? सब्जी संवारना, मतलब सब्जी को सुधारना। लेकिन उससे चक्कू से बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। चक्कू से कोई डब्बा भी खोला जा सकता है, चक्कू से कोई चीज़ कट करनी हो तो उसके भी काम वो चीज़ आ सकती है, कोई बुरा हो तो कोई गलत काम में भी उसका प्रयोग कर सकता है। तो अन्य काम, पदार्थ सामान्य जाना, सामान्य से पदार्थ के बारे में
विशेष जाना, तो विशेष या तो पदार्थ बिल्कुल ही बदल जाएगा या उसी पदार्थ के बारे में विशेष जानना, वो अन्य की कैटेगरी में जाता है कि अन्य किसी पदार्थ को जानना। जैसे उदाहरण दिया आम, क्या देखा? आम। ये आम से भी पहले ऊपर क्या देखा? विशेष आम रस। अरे इस बार आम रस नहीं बना, याद आ गया। आम से क्या बना? आम रस। और आम से क्या बना? आम पाक। लेकिन आम को देख के ये याद आ गया कि हमें सेब भी तो लेने हैं। आम को देख के ये याद आया कि हमें सेब भी तो लेना, और कौन से सेब लेने हैं हमें ये भी पता है, विशेष। तो मति ज्ञान के द्वारा निश्चित किए गए पदार्थ का अवलंबन करके उस पदार्थ से संबंधित किसी अन्य पदार्थ को जानना, या तो वही पदार्थ का विशेष हो सकता है या सीधा अन्य पदार्थ हो सकता है। जैसे आम से सेब पे पहुंच गए तो अन्य पदार्थ हो गया। और यहां पे अन्य पदार्थ कैसे? क्योंकि हमारे लिए पहला पदार्थ आम था, वो अन्य पदार्थ हो गया आमरस। चाहे वो उसी का बाय प्रोडक्ट है, लेकिन बाय प्रोडक्ट होने के बावजूद भी मति ज्ञान से शुद्ध ज्ञान में विशिष्ट, क्योंकि ज्ञान अलग अलग है, मति ज्ञान अलग है, शुद्ध ज्ञान अलग है, तो दोनों के विषय अलग होंगे। दोनों के विषय अलग होंगे तो वो अन्य पदार्थ हो जाएगा, अगला पदार्थ। क्लियर हो गया? हाँ जी कि ना जी? मति ज्ञान के द्वारा निश्चित किए गए पदार्थ का अवलंबन करके उस पदार्थ से संबंधित अन्य किसी पदार्थ को जो जानता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। आगे बढ़े। विशेष, बिना मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं होगा। इसलिए पहला जो बिंदु दिया था ना, मति ज्ञान के द्वारा निश्चित, जो पदार्थ मति ज्ञान के द्वारा निश्चित होगा ही नहीं, हम उसको कैसे जानेंगे? कई ग्राहक आपकी दुकान पे भैया ऐसे आते होंगे, बस कपड़ा दिखाओ। अरे पहले आप एक को तो पसंद करो, एक को पसंद करोगे तो हम कुछ दूसरा दिखाएं, बस दिखाते जाओ तो भैया नहीं। पहले मति ज्ञान से एक पदार्थ को स्टेबल करना पड़ेगा। मतलब शुद्ध ज्ञान पे जाने के लिए जिस ज्ञान पे हम, जो ज्ञान हमारा एक पे फोकस हुआ होगा उसी को तो विशेष जानेंगे। तो बिना मति ज्ञान के शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। लेकिन बिना शुद्ध ज्ञान हुए मति ज्ञान हो सकता है। मति ज्ञान हुआ, जरूरी नहीं है वो शुद्ध ज्ञान में पहुंचा ही पहुंचा। शुद्ध ज्ञान के बाद पुनः शुद्ध ज्ञान हो सकता है। पॉइंट, जरूरी नहीं है कि हर शुद्ध ज्ञान के बाद फिर प्रोसेस चलेगा किसका? मति ज्ञान का। ये क्या है? रिमोट। किस चीज का रिमोट है? प्रोजेक्टर का रिमोट। इसी प्रोजेक्टर के रिमोट से एसी का रिमोट भी याद आ गया, मोबाइल भी याद आ गया। तो इसी से क्या, एक पदार्थ को पकड़ के उसी के बारे में विशेष 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 जानते जाना, ये क्या? पुनः शुद्ध ज्ञान होना। मतलब विशेष जानकारी प्राप्त करते जाना शुद्ध ज्ञान है। क्लियर हुआ? हर मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान हो ही ऐसा कोई नियम नहीं है। इसीलिए एक बात है कि कुछ विषय जो अनध्यवसाय की कैटेगरी में जाते हैं वो ऐसे ही जाते हैं कि हो सकता है हमें उसका मति ज्ञान हुआ, विशेष जानने की रुचि ही नहीं हुई तो छूट गया। आज की कक्षा में बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो नए होंगे। अगर जानने की जिज्ञासा होगी तो हम जानेंगे, नहीं होगी तो कुछ होगा, देखा जाएगा। हर चीज़ थोड़ी समझ में आती है हमें, नहीं भी आएगी तो छोड़ देंगे। भैया प्रवचन में कक्षा के अंदर 40 मिनट की बात समझ में आ गई, 20 मिनट छूट भी गई तो छूटने दो। हर चीज़ समझनी थोड़ी ज़रूरी है। लेकिन क्लास में वही फर्स्ट आता है बच्चा जो हर एक बात को नोट करता है, हर बात को, वो हर क्वेश्चन, वो टीचर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। वो ऐसे लगेंगे दूसरे बच्चों को, अरे तो छोड़ भी देता तो क्या दिक्कत है, तो पेपर में आना भी नहीं था। लेकिन वो कभी ना कभी उसके ज्ञान में विशेषता लाएगा। इसकी वजह से वो हर, इसको कहते हैं कि बाल की खाल निकालना। हम पूरी दुनिया में बाल की खाल निकालते हैं, लेकिन जैसे ही जिनवाणी पढ़ने आते हैं तो बिल्कुल शांत। अब हमें कोई जिज्ञासा नहीं है, जितना आ गया उतना ठीक है, जितना नहीं आया जाने दो, चूल्हे में जाए, चूल्हे में नहीं जाए। मतलब जितना समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो गुड बाय। तो विशेष शुद्ध ज्ञान का काम क्या है? मति ज्ञान के द्वारा शुद्ध मतलब उसके उसी पदार्थ या उससे अन्य पदार्थ के बारे में विशेष जानना। अवधि ज्ञान की ओर आगे बढ़े। अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा जिसकी अवधि मर्यादा सीमा की जाती है वह अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ होता है। क्या होता है? रूपी पदार्थ। और रूपी पदार्थ मतलब मूर्त पदार्थ। वो मात्र किसको जान सकता है?
रूपी पदार्थ मतलब जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है मात्र उन्हीं को जान सकता है, अन्य किसी को नहीं जान सकता। लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा, इसका मतलब द्रव्य की अपनी कोई सीमा है कि हर द्रव्य को नहीं जान सकता, हर क्षेत्र की चीज़ों को नहीं जान सकता, हर काल की चीज़ों को, मतलब काल की चीज़ों को जानेगा लेकिन कुछ ना कुछ बाउंड्री लगानी पड़ेगी। भाव, हर भाव को नहीं पकड़ सकता, इसका मतलब ये मर्यादित ज्ञान है, ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है। लेकिन इसकी विशेषता ये है, ये ज्ञान तो होता है आत्मा से, लेकिन आत्मा से होते हुए भी ज्ञान जानता किसको है? मूर्त पदार्थ को। इसकी वजह से यही कहा जाता है कि अरे ये तो अच्छा लग रहा है कि सीधा आत्मा से ज्ञान हो रहा है, हमें यही तो चाहिए था कि जो ज्ञान सीधा आत्मा से हो, इंद्रिय और मन हट जाए, बिल्कुल हट गया इसके अंदर। लेकिन ये देखो उन आत्मा से होने वाला ज्ञान किस विषय को ग्रहण कर रहा है? विषय क्या है? विषय तो रूपी पदार्थ है। तो रूपी पदार्थों को जान के हम क्या करेंगे? आत्मा से कुछ मिलने वाला है हमें? जान ले तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नहीं जानेंगे तो कोई लॉस है क्या अपना? क्या हमें इसकी चाह है कि हमें ज्ञान होना चाहिए? क्या करेंगे रूपी पदार्थ को जान के? कुछ मिलेगा? अगर रूपी पदार्थों को जानने से रूपी पदार्थ मिल जाते तो सबसे ज़्यादा केवली के पास होते हैं, उनके ज्ञान में तो सारे रूपी पदार्थ झलक रहे हैं। लेकिन उन रूपी पदार्थों को जान के कुछ मिलेगा नहीं। मुझे तो कई बार लगता है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वालों का विषय, बहुत ध्यान से सुनना, केवल ज्ञान के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वालों का विषय ज्ञान का जितना बढ़ता है, क्योंकि अब उनके राग द्वेष की वजह से उनका बढ़ता हुआ ज्ञान उनका दुख का कारण बन जाता है, राग द्वेष के कारण। आप जितने हमारे जितने ज्ञानी हैं, मतलब जो थोड़े धार्मिक ज़्यादा हैं, जो थोड़े धर्म मतलब अध्ययन ज़्यादा करते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को संसार से कट करते हैं। हमारा धर्म की चढ़ना नियोग ऐसा ही है जो धीरे धीरे बाहर के विषयों से हटाता है। जैसे जैसे एक एक विषय का त्याग होता जाएगा तो उसकी तरफ ध्यान जाना बंद हो जाएगा। हम लोग जमीकंद का सेवन नहीं करते। अब हमारे सामने कोई जमीकंद खा भी रहा हो तो हमें भाव होता है अरे ये तो छूट गया। क्या हमें फोमो होता है इस चीज़ का? अगर छोड़ दिया तो क्या होगा हमारा? होता है फोमो कभी? फियर होता है मिसिंग करने का कि अरे हमने छोड़ दिया इस चीज़ को? कभी नहीं होता। सामने वाला खा भी रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमारा वहाँ से विषय का राग छूट गया है। इसीलिए अगर संसार का विषय बढ़ता है और रूपी पदार्थों का विषय बढ़ता है, उतनी ही बुद्धि ज़्यादा घूमती है। दुकानें एक होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, तीन, कितनी होनी चाहिए दुकान? कितनी होनी चाहिए? एक भी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी तो, मतलब हो गया होगा एक महीना संयम से एक बार बाहर बात कर रहा था तो संयम कह रहा था कि भैया हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुझे कोई पहला व्यक्ति ऐसा मिला होगा, मैं उसकी एक, अभी वो नहीं है तो उसकी तारीफ़ बढ़िया करता हूँ एक चीज़ में। उसने कहा कि भैया हमारी 3 दुकानें हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसको कम कर दें, हम 2 ही दुकानों में समेट के रह सकते हैं, हमें 3 दुकानों की आवश्यकता नहीं है। मैं तो चाहता हूँ उसको एक ही कर दें, हमें वो 2 की भी आवश्यकता नहीं है। जिस दौर में लोग 3 से 4 को करना चाहें, 4 से 5 को करना चाहें, वहाँ विषयों को कम करना कि अब हमारा बुद्धि उधर नहीं जाए। अब बुद्धि कम जाएगी तो भैया उपयोग बचेगा तो कहीं सही जगह लग पाएगा। जितने ज़्यादा विंडोज़ हमारे, कई बार होता है ना फ़ोन में ज़्यादा विंडो खुल जाती हैं तो फ़ोन हैंग हो जाता है, सिस्टम हैंग हो जाता है। हमारे दिमाग में कितनी विंडोज़ खुली हुई हैं? खाने की विंडो, खाने की तो चलो मल्टीपल विंडोज़ होंगी। एक जगह चाट पकौड़ी चल रही होगी मन में, एक जगह राजमा चावल, एक जगह कुछ चल रहा होगा, फिर दुकान चल रही होगी, फिर बाहर घूमना चल रहा होगा, कितनी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। वो दिमाग हैंग हो गया तो भैया कुछ विषयों को डिलीट करना पड़ेगा। और जो डिलीट करेंगे तो कुछ लाएंगे भी, तो क्या लाएंगे? आत्मा की बात, स्वाध्याय की बात, तो कुछ ना कुछ शांति मिलेगी। नहीं तो विषय बढ़ते जाएंगे और दुख बढ़ता जाएगा। अच्छा, हमें स्वाध्याय अधिक करने की आवश्यकता है क्या? बहुत ध्यान से सुनना। अधिक ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता है क्या? हमने जितने अभी ग्रंथ पढ़ लिए हैं ना उतने सफिशेंट हैं। हमने जान लिया कि आत्मा को जानने से काम हो जाता है। आत्मा मैं हूँ, पर पदार्थ मैं नहीं हूँ। आत्मा में अपनापन करना है और पर में परायापन करना है। बस इतना ज्ञान हो गया, सफिशेंट है। अब हमें बार बार, बड़ी अच्छी बात है कि हमें 100 ग्रंथों को नहीं पढ़ना, हमें एक ग्रंथ को 100 बार पढ़ना है। अब अगर एक ही ग्रंथ को 100 बार पढ़ेंगे तो हमारा विषय सीमित है, लेकिन वो विषय सीमित होते हुए भी हमारी विशुद्धि अधिक होगी, क्योंकि अब हम उसकी गहराई में उतरेंगे। आप जितनी बार, आप में से कई लोग होंगे जो बहुत बार मोक्ष और प्रकाशक पूरा पढ़ चुके होंगे, लेकिन जितनी बार उसको खोल के पढ़ते हैं उतनी बार उतनी विशेषता मिलती है।
अब नए विषय के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही को आप बार बार पढ़ोगे, आपको कुछ ना कुछ नवीनता मिलती जाएगी। क्योंकि शुद्ध ज्ञान का काम क्या है, शुद्ध ज्ञान से पुनः उस पदार्थ को जानेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ नया प्रमेय मिलेगा, नया एंगल मिलेगा। एक ही परिभाषा को आपने पहले सुना था, अरे ये इस एंगल से तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया, अब वो विचार की नई श्रेणी खुल गई। इसलिए विषय अधिक नहीं होने चाहिए, विषय कम ही हो, लेकिन उन कम विषयों के अंदर ही संतुष्टि होनी चाहिए, बस बात ये है। तो अवधि ज्ञान क्या है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान नरकों में होता है ना अवधि ज्ञान। मैंने ये गति तो बताई नहीं कौन सी गति में, मैं तो अभी यही बता रहा हूं कि हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है और सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है। नारकियों को जो हो रहा है, अरे मैंने भेद कब किया यहाँ पे, आपका जो ज्ञान का विषय है वो शुद्ध ज्ञान का है, मेरे जो ज्ञान का विषय है वो मति ज्ञान का है। मति ज्ञान से मैंने सामान्य बताया, आपका जो ज्ञान कह रहा है वो शुद्ध ज्ञान में चल रहा है, तो मति ज्ञान से ग्रहण करो कि सामान्य। उदाहरण ये है रूपी पदार्थ। अब एक रूपी पदार्थ में यहां से जान पा रहा हूं, मेरी सीमा इतनी है। किसी की ये है कि आपके घर पे जो चीज रखी है वो उसको भी जान सकता है। किसी की ये है कि भैया वो जो दूसरे सिटी में ही चेंज हो जाए वो उतने को जान सकता है। किसी की इतनी है कि वो जम्मू में बैठ के कन्याकुमारी की चीज को देख सकता है। विषय बढ़ता है, विषय क्या रहेगा, रूपी पदार्थ। अवधि तो है ही ना, वो तो लिमिटेशन तो है ही जी। बहुत सुंदर कि मन में स्थित जो रूपी पदार्थ हैं उनको क्यों नहीं जान सकता, इसका उत्तर मनापर्य ज्ञान में मिलेगा। जब भेद उनका जो उन्होंने जो पॉइंट उठाया मैं समझ गया, क्योंकि उन्होंने मन के पदार्थ रूपी होते हैं, मन के पदार्थ रूपी होते हैं, इसलिए उनका ये प्रश्न है। मनापर्य ज्ञान जब पढ़ेंगे तब उसका विषय का खुलासा आएगा, क्योंकि डिफरेंस देखेंगे ना उसके अंदर, तब पता लगेगा। मनापर्य ज्ञान, बस परिभाषा देखते हैं एक बार। जीवों के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ हैं, जिनका उन जीवों ने जटिल या सरल रूप से विचार कर लिया है या भविष्य में करेंगे, उनको स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को मनापर्य ज्ञान कहते हैं। जीवों के मन में स्थित रूपी पदार्थ, अब ये ज्ञान भी आत्मा से हो रहा है, लेकिन इसका विषय क्या है, मात्र दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ, दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ। इसी पंक्ति से आपका उत्तर मिल जाएगा। जैसे जैसे हमने देखा था ना कि अवधि ज्ञान के बाद मनापर्य ज्ञान को क्यों रखा है, मनापर्य ज्ञान को पहले क्यों नहीं रखा, क्यों, क्योंकि उनका विषय धीरे धीरे सूक्ष्म होता जा रहा है। जितना मति ज्ञान का था उससे ज्यादा विशुद्धि शुद्ध ज्ञान में है, शुद्ध ज्ञान से विशुद्धि अवधि ज्ञान में, अवधि ज्ञान से ज्यादा। इसी भेद की वजह से वो रूपी पदार्थों को पकड़ेगा, लेकिन मन में स्थित रूपी पदार्थों को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसके विषय जानने की इतनी ताकत है ही नहीं उसकी। अब इस विषय को कौन जान सकता है, इसका मतलब मनापर्य ज्ञान की विशुद्धि अवधि ज्ञान से बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो रूपी पदार्थ अवधि ज्ञान वाला नहीं जान पा रहा, वो रूपी पदार्थ मन में स्थित, क्योंकि मन में स्थित कैसी चीजें क्या लिखी देखो, जीवों के जटिल, क्या लिखा, जीवों के जटिल। आपको बहुत सारे दुनिया में लोग दिखाई देंगे जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब उनके सीधे सच्चे विचार हैं, उनको क्या काम करना उनको ये पता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हर चीज़ को करने से पहले 100 बार सोचते हैं, और 100 बार सोचने के बाद भी वो डिसीजन नहीं ले पाते कि इस काम को करें या ना करें। भैया आज तो चैट जीपीटी आ गया है, मुझे तो हैरानी है, लोग अपने मन को छोड़ के उस चैट जीपीटी से पूछते हैं कि मुझे ये करना चाहिए। हमारा मन क्या चला गया भैया, क्या सोचने विचार करने की शक्ति चली गई है, ये करें या नहीं करें, ये अच्छा है, ये मतलब फीचर सच्ची में ऐसे आ गए हैं मनापर्य ज्ञान में। मैं कह रहा हूँ कि हम हमारी धीरे धीरे शक्ति कैसे कमज़ोर होती जा रही है। टेक्नोलॉजी की वजह से ये चीज़ें आ गई हैं कि आप फल लेने गए हो, कैमरा में लाइव ये दिखाओ कि ये आम अच्छा है या ये आम अच्छा है, वो लाइव बताएगा, नहीं राइट वाला जो आम रखा है वो अच्छा है, वो मीठा निकलेगा। हमें ये जो सामने व्यक्ति खड़ा है वो सूंघ के ना देखे, वो फोन में एआई दिखाए, एआई के थ्रू कि कौन सा अच्छा है, किसका टेक्सचर अलग है, कौन सा,
इसका मतलब हमारे धीरे धीरे बुद्धि बढ़ने के बदले में कम, कि हम अपने ऊपर शंका कर रहे हैं ना, कि हम जज अपने आप को कर रहे हैं कि हम ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, विचार करना। तो जटिल पदार्थों को जानना है, इसकी वजह से मात्र मनःपर्यय ज्ञान ये काम कर सकता है। उसको स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को मनःपर्यय ज्ञान कहते हैं। ये अपने मन की बात नहीं, आत्मा से दूसरे के मन की बातों को जानता है। कौन कौन चाहता है कि दूसरे की मन की बातें हमें पता लग जाएं? हैं? सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि दूसरे की मन की बातें। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है बातें नहीं, जितने ज्योतिष है ना, जितनी ज्योतिषों की छोटी छोटी दुकानें हैं जो फ्रॉड हैं, वैसे ज्योतिष अपने में ज्ञान, सम्यक ज्ञान है, वो उस अलग श्रेणी में अंदर जाएगा। जो छोटे छोटे ज्योतिष खुले हैं, वो 2-4 ऐसी बातें हमें बता देते हैं ना जो हमारे जीवन में घटित हो रही होती हैं। भैया आपको बिजनेस में थोड़े समय पहले लॉस हुआ था। हाँ हुआ था, आपको कैसे पता? उनको लगा उनके मन की बातें जान ली। अच्छा, आपकी थोड़े समय बाद तरक्की होने वाली है। हाँ होने वाली है, ऐसा लग रहा है मुझे होने वाली तरक्की। हम खुश हो जाते हैं कि कोई हमारे दूसरे की मन की बात जान रहा है, लेकिन वो साइकोलॉजी है कि पहले किसी के साथ कभी ना कभी बुरा हुआ होगा, वो उस चीज़ को कनेक्ट कर लेता है। अच्छा होगा, इस चीज़ को कनेक्ट कर लेगा। कोई बिल्कुल अच्छा सा कपड़े पहन कर आया, आप तो भैया अच्छे पैसे कमाते होंगे, कौन कहेगा मैं नहीं कमाता हूँ? सब यही कहेंगे अच्छा पैसा, हाँ मैं अच्छा पैसा कमाता हूँ। आपको भविष्य में मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं, दूसरे की मन की बात सब जानना चाहते हैं, लेकिन अगर दूसरे की मन की अच्छी, यही अगर वो बुरी बात बता दे ना, वही ज्योतिषी आपको सारी बुरी बात बता दे, पॉजिटिव कम बताए, तो वो ज्योतिषी आपके लिए बुरा है। आप अखबार में कॉलम आता है राशियों का कि इस राशि वालों के साथ आज ऐसा है, इस राशि वालों के साथ ऐसा है, उसमें एक नेगेटिव पॉइंट बताओ आप कौन सा है? आप अपनी राशि को छोड़ के दूसरी राशि वाले को समझो ये मेरी राशि का है, आपको लगेगा मेरे लिए ही चल रही है बात। दूसरे की मन की बातों को, अच्छी बातें जानने में मजा आता है, लेकिन भैया क्या करें, हर के मन में अच्छी बातें कहाँ हैं? सबकी मन में इतनी कलुषता, इतनी कालस भरी पड़ी है कि किस किस को जानेंगे। और अगर घर वालों की मन की बातें जान ली तो बाहर वालों का क्या करें? बाहर वाले तो चलो है ही बाहर वाले, हम जिसको अपना कहते हैं, भैया इनके साथ तो 7 जन्मों तक रहेंगे, और उस 7 जन्म वाले की मन की बात पता लग जाए जो एक पल हमारे साथ रहना नहीं चाहता। अच्छी बात है, नहीं पता लगता, लेकिन भैया भारत में डिवोर्स बहुत चल रहा है, बच जाएगा। दूसरे की मन की बातें नहीं पता लग रही हैं तो दूसरे सबकी मन की बातें मन में ही रहें। बड़ी बात ये, मन बैग पैक क्यों कर लिया? बैग क्यों पैक कर लिया? अब समय हो, वाह, घड़ी एकदम बिल्कुल। अरे रुको भैया, करना 5 मिनट दूंगा मैं पैक करने में। जानिए, रुको, क्या बात कर रहा था मैं? अगर अच्छी बड़ी बात है, ये जो मनःपर्यय ज्ञान है ना, ये होता सम्यक ज्ञानियों को है। नहीं समझी ना, मैं तो अभी 15 मिनट और लूंगा। क्या कहा? ये जो मनःपर्यय ज्ञान है ये होता सम्यक ज्ञानियों को ही है, इसीलिए हमें नहीं होता क्योंकि हम इसका दुरुपयोग करेंगे, और जिसके पास ये होता है उसको इसका उपयोग करने का भाव नहीं आता। इतनी विशेषता आज देखी, काम कर लेते हैं मनःपर्यय ज्ञान से। बाकी की बातें हम कल करेंगे, मतलब सैटरडे को करेंगे। बाकी का मनःपर्यय ज्ञान के बारे में कुछ और विशेषता जानेंगे, और जो आपका प्रश्न उसका समाधान हो गया, कुछ और डिफरेंस अवधि ज्ञान मनःपर्यय ज्ञान में देख के केवल ज्ञान की ओर अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे।